आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधा, बहुत अच्छा जानर है, चौपदा। तो चौपदा नाम से ही पता चल रहा है हमें कि चार पद होते हैं इसके। चौपदे में चार ही पंक्तियों में हम अपनी बात कह देते हैं और बड़े बड़े मुद्दे चार पदों में कह देते हैं। कभी तंज से, कभी व्यंग्य से, कभी चिंतन से, अलग अलग तरीके के चौपदे हम लिख सकते हैं। नज्म लिखने के लिए हमें पहले उसके साथ जुड़ना पड़ता है, पूरे विषय के साथ, फिर जुड़े रहना पड़ता है। जब तक नज्म पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें जुड़े रहना पड़ता है। उस बीच अगर हमारा कोई मानसिक मोड़ आ गया, बीच में हमारी सोच को कोई दूसरा मोड़ मिल गया, हमारी नज्म वहीं टूट जाती है। और जो लोग लिखते हैं उन्हें पता है कि कितनी ही अधूरी नज़में हमारी पड़ी रहती हैं किताबों में, कापियों में, जो हम कभी नहीं लिख पाए, पूरी नहीं कर पाए। जब कभी कोई शायर, जब कोई कवि या शायर नज़म लिखने बैठेगा तो उसे बैठे रहना पड़ेगा उसके साथ, उसकी मनस्थिति बदलनी नहीं चाहिए। गज़ल इसके मुकाबले में आसान इसलिए है, विचारों को लेकर, ऐसे आसान और मुश्किल की बात कोई कह नहीं रहा मैं, कि गज़ल का एक शेर आज लिखा, दूसरा कल लिखा, तीसरा परसों लिखा, चौथा 6 महीने बाद लिखा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके हर शेर में अलग बात होती है। अगर एक गज़ल के 6 अशार हैं, 7 अशार हैं, तो उसमें 7 बातें कही जा सकती है। लेकिन नज़्म में हमें एक ही बात कहनी है, वो भी पूरे प्रबंध करके कहनी है, पूरे एक तारतम्य के साथ कहने की, शुरू से लेकर आखिर तक उसी बात के बारे में चर्चा हो, बात भटक ना जाए। आगे पीछे जब हम चले गए अगर, तो बात, वो नज़्म जो है वो दोष से भरी हुई होगी, अवगुण भरी हुई होगी, उसके गुण खत्म हो जाएंगे उसके। चौपदे के 4 पंक्तियां होती हैं, सीधा पहले कहा, क्योंकि चौपदा है, 4 पदों वाला। उसमें 3 हम काफिया मिसरे होंगे, 3 पंक्तियां हम काफिया होंगी, जिसमें रदीफ और काफिया निभाया गया होगा, उसे हम काफिया कहते हैं। रदीफ भी निभाया गया होगा और काफिया भी निभाया गया होगा। इसके अलावा एक पंक्ति जो होगी, तीसरी पंक्ति, वो स्वतंत्र होगी रदीफ और काफिया से, सिर्फ रदीफ और काफिया से स्वतंत्र होगी। याद रखिए, बहर से स्वतंत्र नहीं होगी, छंद से स्वतंत्र नहीं होगी। अंजना जी ने कल जैसे कुछ लिखा था, मैंने कहा कि कैसे गिनती की, तो उनका कहना था कि टोटल मात्राएं गिनी। टोटल तो है ही नहीं, टोटल किसने कहा? देखिए, हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्या बात हो रही है। टोटल मात्राएं गिनी, इसका तो क्या, इसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। फिर पंक्ति के आखिर में क्यों गिनी? कविता के आखिर में गिन लेते हम, ये तो गलत हो गया ना। कविता उस तरह की नहीं है। अपनी अपनी जगह पे सब मात्राएं पूरी करनी है। 2 की जगह पे 2 पूरी करनी है, 1 की जगह पे 1 पूरी करनी है, 2 की जगह पे 2 पूरी करनी है। 2 1 2, जानता, आ रहा, ये हो गया 2 1 2। ये थोड़ी कि 2 1 2 का मतलब 5 हो गया, तो फिर 5 ही क्यों ना लिखें हम, अगर हम उसे अलग अलग लिख रहे हैं। अगर वैसा नहीं होता तो हम टोटल आखिर में लिख देते कि इसकी इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इसकी 50 होनी चाहिए, इसकी 40 होनी चाहिए। वैसा नहीं होता, हमें तो प्रवाह चाहिए, उसके अंदर रवानी चाहिए, फ्लो चाहिए। उस फ्लो को लाने के लिए एक फार्मूला बना हुआ है, बनाया हुआ है हमारे बुद्धिजीवियों ने। उस फार्मूले पर चलेंगे तो ही हमारी कविता में रवानी आ पाएगी। अगर उस पर नहीं चल पाते तो दूसरा तरीका है कि हम लय में चले, वो भी आपको बताए थे, 20 गाने बता दिए एक एक लय पे। अब जो कल की बहर थी हमारी, उस पर कितने ही गाने थे, तो उस तर्ज में डालें ना। हम तर्ज में डालेंगे ना, हम मात्राएं गिनेंगे, तो कविता कैसे होगी? कविता तो लयबद्धता है ना। शब्द जितने मन में आए उतने ठोंस दिए, उसको कविता नहीं बोलेंगे हम। उससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कि ध्यान से सुनने के बाद जब उसे हम अमली जामा पहना रहे होते हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल सीखेंगे, कल नहीं तो परसों सीखेंगे। सीखने की राह पर निकल तो पड़े हैं, लेकिन निकलना तो उसी रास्ते पे पड़ेगा जो रास्ता वहां जाता है। उस रास्ते को छोड़ देंगे तो कैसे पहुंचेंगे? अब हम कह देते हैं कि कोई भी कवि बन सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने शाम को सोचा कि सुरजीत तो कह रहा था कोई भी कवि बन सकता है, चलो मैं भी कवि बनूंगा, और सुबह हम कवि बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। उसके लिए एक बाकायदा एक तरीका है ना, जो उस तरीके पे चलेगा वो कवि बन सकता है। कोई भी नहीं बन सकता ऐसे ही कि स्विच दबाया और कवि बन गए ना। अब किसी नए मकान में हम गए हैं, कोई कहता है कि हम कहते हैं हम छत पर जाना चाहते हैं, तो छत पर जाने के लिए एक प्रोसीजर बताएगा ना वो, जिसका मकान है वो, या जो उस मकान पे पहले घूम चुका है। कितने दरवाजे पार करके निकलना है, कब आंगन आएगा, आंगन से सीढ़ी कहाँ पर होगी, सीढ़ी चढ़ के छत पर कैसे जाएंगे। हम कहें नहीं, हमने ऐसे नहीं जाना,
हमने पहले आंगन में जाना है फिर दरवाजे लांघने हैं, या हमने पहले सीढ़ियाँ चढ़नी है उसके बाद दरवाजे लांघने हैं उसके बाद आंगन में जाना है, हम छत पे पहुंच जाएंगे। ऐसे थोड़ी होगा, एक तरतीब है ना उसकी। तो उस तरह से अगर हम सीखेंगे, वहाँ अगर हम गलतियाँ करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम उस तरह की सुने बिना कुछ अपना करें, ये अभ्यास है तकनीक को लेकर, मीनिंग पर अभी जोर नहीं है। अभी जब कोई गाड़ी सीख रहा होता है, उसे कोई अगर रोक कर पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहीं नहीं जा रहा होता, वो तो गाड़ी सीख रहा है ना। लक्ष्य थोड़ी है उसके सामने कि मुझे जम्मू जाना है, मुझे सांबा जाना है। वो गाड़ी सीख रहा है, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी गोल गोल घुमाएगा, रिवर्स करेगा। इसी तरह से जो तकनीक बताई जाती है कि आपने ये निभानी है 2 1 1 2, जो भी हमने उसमें पंक्तियां डालनी हैं, उनका अर्थ निकल जाए तो बहुत अच्छा उनका कोई भावार्थ निकल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं भी निकल रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम तकनीक सीख रहे हैं। भाव आ जाएंगे जब हमारी तकनीक सेटल, हमारे दिमाग में एक लय जब बैठ जाएगी तो आगे के लिए जो भी हम सोचेंगे वो उसी लय के अंदर आएगा, कोई मुश्किल नहीं होने वाला। आगे से जो भी हम सोच रहे होंगे वो उसी लय के अंदर आने वाला होगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी 3-4 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम सीखने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले नियम के पक्के नहीं होते हम कुछ पूर्व अवधारणाओं के से ग्रस्त होते हैं। कुछ दिमाग में पहले से चीज़ें ऐसी भरी रहती हैं जिन्हें हम बदलना नहीं चाहते, कोरे नहीं होना चाहते। सीखने के लिए कुछ भी चीज़ सीखने हम जाएं किसी से, सबसे पहले हमें ज़ीरो होना है, सबसे पहले हमें ब्लैंक होना है, ब्लैंक पेपर बन के सामने प्रस्तुत होना है। हमारे दिमाग में कई चीज़ें पहले से हैं, हम उन्हीं पे चलते हैं तो नई चीज़ नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले हमें ब्लैंक हो जाना है। उसके बाद जो कोई भी सिखा, छोटी सी चीज़, सब्जी बनाना ही कोई सिखा रहा है, तो सबसे पहले हमें अपना नॉलेज लेके नहीं जाना उसके पास कि तू तो मशरूम बनाना सिखा रहा है, मुझे तो कोफ्ते भी आते हैं, मुझे तो ये भी आता है, मुझे मशरूम नहीं आती, मैं मशरूम सीखूंगा, जो मुझे आता है वो मेरे पास है, उसकी कोई टेंशन नहीं। ऐसी प्रॉब्लम से बचें, अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ें, और जो दिखाया जाता है उस पर चलें, जो बताया जाता है उस पर चलें। कोई एक बंदिश बताई जाती है, हम उसे निभाएं, उसको लेकर आगे चलें। आज अगर ये चौपदा हमने दिखाया है तो चौपदा ही लिखना है, हमें 4 पंक्तियां लिखनी है एक समय में, एक ही चौपदा। एक कमेंट जब आप करेंगे उसमें एक ही चौपदा कमेंट करेंगे, उसकी करेक्शन होगी। जब करेक्शन होगी तो कमेंट के रिप्लाई में करेक्शन हो गई। अभी आप रिप्लाई में याद रखिएगा, अलग से कमेंट ना करिए, रिप्लाई के रिप्लाई बॉक्स में ही जाकर उसकी करेक्शन दिखाइए, ना कि अपना कमेंट एडिट करिए या उसे डिलीट करके दूसरा कमेंट करिए, फिर तो पता ही नहीं चला कि आप किस प्रकार सीख रहे हैं। तो रिसोर्स पर्सन को ये भी पता चाहिए कि जो सीखने वाला है उसे कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किल आ रही है, उसकी सीखने की प्रोग्रेस कैसी है। तो उसी तरह से हर एक आदमी के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया होती है रिसोर्स पर्सन की। कोई थोड़ी सी मात्राएं भी निभा लेता है तो उसे वाह कहा जाता है, लेकिन 4-5 हमारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो साथ में तकनीक भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, उसमें विचार भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से भर रहे हैं। रंजय जी हैं, अपने चमन जी हैं, गणेश जी हैं, शीबा मैम हैं, कुछ लोग हैं जो आप नाम कोई भूल गया होगा तो माफ़ कीजिएगा मुझे। अब उनकी छोटी से छोटी गलती को बड़े ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं रहे। उनकी पूरी चीज़ ठीक है, कोई एक चीज़ गलत है तो उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस थोड़ी तेज़ चल रही है। हर एक को समझाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो वहाँ भी अपने आप को समझना सीखना है हमें। साहित्यकार को कम से कम आत्ममंथन सीखना ही चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह हूँ। एक और बात, यहाँ डोगरी के जानने वाले ही बहुत सारे लोग हैं जो डोगरी लिखना चाह रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि डोगरी में अभी तक चौपदा नहीं लिखा गया सही तरीके से। चौपदों के नाम पर बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, लेकिन वो गलत चौपदे लिख गए, और हमारे नए लिखने वाले, डोगरी लिखने वालों ने उनकी नकल करनी शुरू कर दी और आगे भी चौपदे गलत हो गए। चौपदे में कोई मुश्किल है ही नहीं, 3 पंक्तियाँ हम काफिया होनी चाहिए, यानी उनमें काफिया और रदीफ निभना चाहिए, पहली, दूसरी और चौथी। एक पंक्ति जो तीसरी पंक्ति है वो काफिया और रदीफ से स्वतंत्र रहेगी, बस इतना ही। ये तकनीक है इसकी। तकनीक के बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक ही विषय रहेगा।
एक ही बात, सिंपल बात होगी जो चौथे में जाकर कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो जाएगी, अधूरी छोड़ के नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता कि दो चौपदों में हम एक बात कहें, एक चौपदे में एक बात हमें कह देनी होगी। हमें देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। अब देख रहे हैं कि इसमें एक ही बात हुई है कि हम कर्मठ लोग हैं, हम काम को टालते नहीं हैं, मुश्किल काम होने पर घबराते नहीं हैं, ये बात पूरे 4 पंक्तियों में कह दी गई है। और इसमें काफिये हैं घबराते पछताते उकताते, 3 काफिये, घबराते पछताते उकताते, ये 3 काफिये आ गए। नहीं रदीफ आ गया। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र है रदीफ और काफिया से, लेकिन बहर से स्वतंत्र नहीं हो सकती। 4 ही पंक्तियों में हमें छोटी सी चीज़ करनी है, 4 पंक्तियां निभानी है, हम निभा सकते हैं, किसी भी बहर में निभा सकते हैं। यहाँ तो हमने एक बहर दी होगी, डोगरी के उदाहरण भी हैं। यकीनी यार नहीं मिलदे, पुराने प्यार नहीं मिलदे, थोड़े माल हे चरदे, जिथे ओ थार नहीं मिलदे। बाबू भट्टी जी का ये चौपदा है कि उस गांव का वो मित्र जो बिल्कुल सच्चा है, अब उस तरह का कोई मिलता ही नहीं। ये उदाहरण ही इस तरह का दिया है कि जो ऐसे मवेशियों को चराने वाला एक सच्चा सुच्चा प्रेमी या प्रेमिका है, इस तरह का विश्वास से भरा हुआ कोई मित्र नहीं मिल रहा दुनिया में, सब चालाक हैं। दूसरा चौपदा देखिए डोगरी का ही, यहाँ दिल है कैसा कमाल कंडे दा, रो है किन्ना रुआल कंडे दा, फुल त्रोड़ो तली चुभदे गए, निकली जंदा बोआल कंडे दा। ये मोहनलाल सपोलिया जी चौपदों के लिए काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं डोगरी में। हालांकि इनके चौपदों में दोष भी हैं। ये डोगरी पढ़ने वाले, डोगरी साहित्य परखने वाले ये बात ध्यान रखें कि अब यहाँ से जब हम सीख कर निकलते हैं, हमें पता लग गया तकनीक का, तो हमारे लिए कवि महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि इस कवि का इतना बड़ा नाम है, ये तो ठीक ही लिखता है ना, वो गलत लिख रहा है तो गलत लिख रहा है, उसमें क्या हो गया। दोष है तो दोष है, उसमें क्या हो गया, इंसान है। हम तो भगवान की बनाई हुई चीज़ों में रोज़ दोष निकालते रहते हैं, तो इंसान क्या गलती नहीं करेगा? हम क्यों मान लेते हैं कि ये है तो अब गलती नहीं होगी। अब ये मोहनलाल सपोलिया जी का चौपदा जो मैंने आपको सुनाया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनके बहुत सारे चौपदे गलत हैं। आपकी रिसोर्स पर्सन है यहाँ पे, आप जानते हैं कीर्ति ठाकुर जी, आगे उनका चौपदा उदाहरण के लिए चुना हुआ है। कदे मन घालना औखा, कदे बिंद ढालना औखा, बली पर बाल दे सब्बै, बुझी पर बाल ना औखा। ये वार्णिक छंद में लिखा गया चौपदा है, वार्णिक छंद में, लेकिन आप मात्रिक में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कालना टालना बालना, ये 3 इसके काफ़ी हैं। औखा औखा इसका रदीफ है। और तीसरा तीसरी पंक्ति इसकी, मिसरा तीसरा जो है इसका, वो आज़ाद है काफ़ी और रदीफ से। आज क्या करेंगे हम? छंद मिल रहा है, बहर मिल रही है। फायलातुन फायलातुन फायलुन, छोटी बहर मिली। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2, फायलातुन फायलातुन फायलुन। आप इस टोन को भी समझ सकते हैं। तुम सुनाओ जिंदगी का क्या करूं, तू सुना इस जिंदगी दा के करा, इस प्रकार का। तो इसके लिए उदाहरण दिया है, आपकी भी बात हमसे हो गई, सुबह हमसे रात हमसे हो गई, सुख हमी से दुख हमी से आजकल, गर्दिशे हालात हमसे हो गई। यहाँ काफिया बेशक बात रात हालात ये काफिया हैं, हमसे हो गई रदीफ है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र है, लेकिन आपको ये काफिये ये रदीफ नहीं लेने। यहाँ हमें स्वतंत्रता रहेगी अपनी मर्जी के काफिये, अपनी मर्जी के रदीफ चुनने की, पर बहर हमें यही बारी निभानी होगी, फायलातुन फायलातुन फायलुन। एक चौपदा कम से कम हमें पूरा लिखना ही लिखना है, तभी हमें पता चलेगा ये चौपदा है। आप एक मिसरा लिख के नहीं पूछ सकते कि ये ठीक चल रहा है। वो तो एक मिसरे से कैसे अंदाज़ा लगाना है कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। 4 पंक्तियां लिखनी हैं, उन्हें पोस्ट करना है, और रिसोर्स पर्सन उस पर अपनी राय देंगे। ध्यान रखिए, हमें बहर यही रखनी है, फायलातुन फायलातुन फायलुन, और 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2।
अपने पास पहले गिन लिया कीजिए कि क्या मैंने सही बनाया, उसके बाद ही कमेंट किया कीजिए। अभी कमेंटिंग खुलेगी और शुरू कर दीजिए अपने चौपदों का सिलसिला। इस सेशन को अच्छे तरीके से हम निभाएं और चौपदा सीख कर ही इस सेशन से बाहर निकलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।